नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के करंट अपडेट से संबंधित फरवरी 2024 का करंट अपडेट्स। अपने मंथली अपडेट्स की सीरीज में जनवरी के बाद ये दूसरा महीना, आज है 27 फरवरी और आपके सामने लेकर आए हूँ पूरे 27 दिन का लेखा जोखा। एक एक चीज का डिटेल होगा, केवल बजट छोड़कर। उत्तराखंड का बजट आज सदन के सामने रखा गया होगा, कल तक वो हमारे सामने होगा और 1 या 2 दिन के अंतर्गत पूरे बजट की डिटेल लेकर आपके सामने आऊंगा। और लेकिन तब तक उत्तराखंड करंट अपडेट्स फरवरी 2024 आपके सामने है पूरा डिटेल। शुरुआत करने से पहले 2 विशेष बातें आपके सामने रखता हूं, शेयर करता हूं। वो ये कि बहुत सारे बच्चे मेरे को फोन करते हैं कि सर आपका नंबर क्या है, ये है, और आपकी बुक का नाम क्या है, कई चीजें मेरे सामने हैं। तो भाई बार बार मुझे बताना भी पड़ता है और मैं मैसेज भी करता हूं किसी भी थ्रू से, किसी भी तरीके से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं क्लासेज में रहता हूं, जो ऑफलाइन क्लासेज यहाँ पर रहती हैं, और सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक का हमारा शेड्यूल रहता है कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में रहते हैं। तो इसलिए बस यही हमारा माध्यम है आप तक पहुंचने का कि मैं अपने वीडियोज से पहले आपको अपने नंबर, अब तो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं 2 के 2, ये मेरे इंडिविजुअल नंबर है। कभी भी कोई समस्या या चैनल से संबंधित कोई समस्या, शिकायत, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। एक दूसरा, मेरी जो बुक मैंने लिखी है अभी उत्तराखंड के इतिहास पर, तो उससे संबंधित जो भी तथ्य होगा वो सीधे मेरे से बात करने में आपको फायदा है और मैं उसकी डिटेल या व्याख्या करने को तैयार रहूंगा। और फिर से एक बार बुक का नाम और इसका कलर, जो मेरे से पूछ रहे हैं दूर दराज में बैठे हुए लोग, तो ये मेरी बुक है और ब्लू कलर है। यहाँ पर उत्तराखंड का मैप बना हुआ है। तो उत्तराखंड के पिछले 1-2 सालों में जो भी खास क्षेत्र रहे हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, और मानस खंड जो झांकी वगैरह थी हमारी, सब इसमें शो किया गया। और मोदी जी का उत्तराखंड आगमन वगैरह जो भी है, और ये रम्माण लोक नृत्य और वो जो भी खास बातें, इसमें ऊपर ऑल इन वन लिखा हुआ है। और ये है भौगोलिक ऐतिहासिकता सांस्कृतिक परिचय, और इसमें BS रैकुनी मेरा नाम है और इसमें मेरे नंबर मैंने आपको ऊपर दे दिए होंगे। और जो भी आपको इस बुक से संबंधित कुछ शिकायत या कोई क्वेश्चन जहां पर कुछ मिस्टेक हुई हो, या इसके बारे में कोई अपडेट्स, ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क में कर सकते हैं। चलिए, हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हैं। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा का हमारा काम होता है। इसमें प्रोफेशनल अपनी जगह, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ इंसानियत के कर्तव्य हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप बेहिचक, निसंकोच कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए, फरवरी 2024 के करंट पे जाऊंगा, डिटेल एक साथ आपके सामने रखता हूं एक एक करके। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? वर्तमान में खूब सुर्खियों में, क्योंकि उत्तराखंड की अब तक की पहली महिला न्यायाधीश हैं। तो ये हैं जस्टिस रितु बाहरी। और थोड़ा सा इनकी डिटेल है यहाँ पर, थोड़ा क्या कंप्लीट डिटेल है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीशों की। जन्म 1962 में इनका हुआ था पंजाब के जालंधर में, और इससे पहले हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुकी हैं, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की 13वीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। तो कौन है वो अदर, या बहुत सारे मुख्य न्यायाधीश की लिस्ट आपके सामने आ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने अपने उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीशों की जो लिस्ट है यहाँ पर, एक कलर कर रखा है रेड और एक येलो, यानी लाल और पीला जो कलर हमने कर रखा है, ये कलर के लिए नहीं था, बल्कि एक तो है एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी, और एक है परमानेंट, स्थायी। इसमें जो परमानेंट है उनमें मैंने नंबर लिखा हुआ, देखो 1 2 इस टाइप से। और जो अस्थायी या स्थायी कुछ समय के लिए रहते एक्टिंग है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, तो उनमें मैंने रेड कलर का रखा है। तो जब पहली बार उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000, उस समय जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे पहले, 9 नवंबर 2000 को से 5 दिसंबर 2000 तक, तो अशोक देसाई साहब थे। ये परमानेंट नहीं थे, स्थायी नहीं थे। बाद में इन्हीं को परमानेंट कर दिया गया, तो पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए अशोक देसाई। तो 6 दिसंबर 2000 से लेकर 31 मार्च 2003 तक। उसके बाद फिर से उनके त्यागपत्र देने के बाद फिर PC वर्मा जी को बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश। 1 अप्रैल 2003 से लेकर 4 अगस्त 2003 तक उनकी नियुक्ति हुई।
और तब जाके उत्तराखंड के दूसरे मुख्य न्यायाधीश आए एच.एस. कापड़िया या एच.एस. कापड़िया 5 अगस्त 2023 से लेकर 17 दिसंबर 2003 सॉरी 5 अगस्त 2003 से लेकर 17 दिसंबर 2003 तक। तो बहुत लंबा कार्यकाल भी नहीं रहा इनका भी, क्योंकि इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया था, इस वजह से इनको यहाँ से जाना पड़ा था। और भी उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीशों से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे हम उसको अलग से सेट कर देंगे बाद में। फिर जब इनको जाना पड़ा था तो फिर यहाँ पर पीसी वर्मा जी को फिर से न्यायाधीश बना दिया गया 18 दिसंबर 2003 से लेकर 24 जुलाई 2004 तक। और फिर जाके तीसरे मुख्य न्यायाधीश आए विकास श्रीधर सिरपुरकर जी 25 जुलाई 2004 से लेकर 19 मार्च 2005 तक रहे हैं। और फिर चौथे मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के सीरियक जोसफ 20 मार्च 2005 से लेकर 7 जनवरी 2006 तक। और उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हो पाया था कि एक और बार पीसी वर्मा जी को न्यायाधीश बनना पड़ा था 8 जनवरी 2006 से लेकर 13 जनवरी 2006 तक। जो कि मैंने कहा ना कि जो मुख्य न्यायाधीश परमानेंट रहे उनको मैंने पीला कलर से कवर किया, येलो कलर से। तो 5वें मुख्य न्यायाधीश राजीव गुप्ता जी 14 जनवरी 2006 से लेकर 1 फरवरी 2008 तक। और फिर छठे वीके गुप्ता 2 फरवरी 2008 से लेकर 9 सितंबर 2009 तक। और उसके बाद फिर से एक्टिंग चीफ जस्टिस का नंबर आया लगातार 2 बीसी कांडपाल जी श्री 10 सितंबर 2009 से लेकर 24 सितंबर 2009, काफी कम कार्यकाल लग रहा है। तरुण अग्रवाल 25 सितंबर 2009 से लेकर 28 नवंबर 2009। और फिर जाके जगदीश सिंह खेहर का नाम आया और वो है उत्तराखंड के 7वें मुख्य न्यायाधीश। इनका कार्यकाल था 29 नवंबर 2009 से लेकर 7 अगस्त 2010 तक। और फिर रहे श्री वारिन घोष 8वें मुख्य न्यायाधीश 8 अगस्त 2010 से लेकर 4 जून 2014। और फिर से एक एक्टिंग चीफ जस्टिस आए हैं मिस्टर सुधांशु धूलिया 5 जून 2014 से लेकर 30 जुलाई 2014 तक। और फिर 9वां नंबर के.एम. जोसफ का 31 जुलाई 2014 से लेकर 6 अगस्त 2008। पूरी लिस्ट है, सीक्वेंस है, और जो एक्टिव चीफ जस्टिस रहे और जो परमानेंट रहे उनका। और फिर से राजीव शर्मा 7 अगस्त 2018 से लेकर 1 नवंबर 2018 तक। और फिर 10वें न्यायाधीश रमेश रंगनाथन जी 2 नवंबर 2018 से लेकर 27 जुलाई 2020। और फिर से एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड रवि मलिमथ 28 जुलाई 2020 से लेकर 6 जनवरी 2021। और फिर जाके राघवेंद्र सिंह चौहान, ये हैं 11वें मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के 7 जनवरी 2021 से लेकर 23 दिसंबर 2021 तक। और फिर संजय कुमार मिश्रा 24 दिसंबर 2021 से लेकर 28 जून 2022। और फिर थे 12वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड विपिन सांघी 28 जून 2022 से लेकर 26 अक्टूबर 2023 तक। ये आपको याद होगा बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको। और फिर उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद श्री मनोज कुमार तिवारी जी को बनाया गया था 27 अक्टूबर से लेकर 3 फरवरी तक 2024 तक। लेकिन ये कार्यकारी थे। और अब हैं 13वां नंबर श्रीमती ऋतु बाहरी जी 4 फरवरी 2024 से लेकर उत्तराखंड की 13वीं मुख्य न्यायाधीश। तो ये थे पूरी लिस्ट न्यायाधीशों की, कौन चीफ जस्टिस रहे स्थायी और कौन कार्यकारी चीफ जस्टिस थे। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं चीफ जस्टिस से संबंधित कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उत्तराखंड के बाद उच्चतम न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, वो है एस.एच. कपाड़िया। इसलिए इनका कार्यकाल भी बहुत ज्यादा नहीं रह पाया। तो सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश भी यही है, एस.एच. कपाड़िया। 134 दिन तक रहे, मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब परमानेंट थे वो। एक्टिंग की बात नहीं हो रही है, मतलब कार्यकारी न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए 134 दिन सबसे कम कार्यकाल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश बन गए थे वो। अच्छा, और क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश अगर नाम आए तो अशोक ए देसाई, चाहे प्रथम कार्यकारी आए या प्रथम आए तो यही नाम होगा। उच्चतम न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश तो एस.एच. कपाड़िया। तो एस.एच. कपाड़िया से बहुत सारे प्रश्न हैं। 38वें मुख्य न्यायाधीश बने भारत के और सबसे कम कार्यकाल, कम समय तक कार्यकाल में रहने वाले उत्तराखंड के, और दूसरे मुख्य न्यायाधीश भी हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले अकेले नहीं है, बल्कि 7वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर उनके बाद भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने। ये भी उत्तराखंड से मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचे थे।
मतलब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश से लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश तक, और सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश अगर आता है उत्तराखंड में तो वो है KM जोसेफ साहब, 4 वर्ष 6 दिन लगभग। तो ये था उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का एक पूरा लेखा जोखा। चलिए इसी सीरीज में अब जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो उत्तराखंड फरवरी 2024 से संबंधित है, तो उसमें क्या है कि सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में आज उत्तराखंड टॉप में, उत्तराखंड का नैनीताल टॉप में चल रहा है। तो क्या है खास इसके बारे में, तो एक लाइन इस पे बारे में जो लिखी है, ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन है अगर आता है तो CPPGP, ये है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। इस रिपोर्ट का आधार क्या है, मतलब कब से कब तक की, 2019-20 से लेकर 22-23 तक राज्य के 13 जिलों में भूखमरी, गरीबी और बीमारियों से लड़ने की योजनाओं की प्रगति देने वाली रिपोर्ट है। और एक SDG रैंकिंग जारी करती है, और इस SDG रैंकिंग के हिसाब से टोटल उत्तराखंड की रैंकिंग देखी जाए तो 69, और सबसे अच्छे जिलों की लिस्ट देखी जाए और सबसे पिछड़े जिलों की लिस्ट देखी जाए इसके हिसाब से, जिसमें भूखमरी आधार है, तो नैनीताल टॉप में है 77, दूसरे स्थान पर देहरादून 75, तीसरे स्थान पर 75 के साथ बागेश्वर, और उत्तरकाशी चौथे स्थान पर। ये सबसे अच्छे जिले में दर्ज है। और सबसे पिछड़े जिले में इसके हिसाब से हाँ, उधम सिंह नगर 60 मतलब है इसके, हरिद्वार 64, पिथौरागढ़ 67, अल्मोड़ा 68। तो सबसे पिछड़ा जिला उधम सिंह नगर। SDG रैंकिंग उत्तराखंड की कितनी है तो 69। तो ये था दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक। तीसरा टॉपिक आ रहा है यहाँ पर उत्तराखंड का, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो 10 लोगों को इस बार दिया गया है। अलग अलग एस्पेक्ट में ये दिया गया है, देखते हैं पहले 10 लोग कौन कौन से हैं। वैसे इसकी आयोजन कहाँ हुआ है तो देहरादून में। भाषा संस्थान के निदेशक कौन है तो स्वाति S भदौरिया, उनके निर्देशन में हो पाया। और ये द्वितीय साहित्यकार सम्मान है, इससे पहले 2023 में दिए गए थे। 21 फरवरी 2024 को इस बार देहरादून में ये घोषित किए गए हैं। इससे पहले 2023 में घोषित हुए हैं पहली बार, तो ये दूसरी बार ये दूसरा साहित्य सम्मान है। 10 साहित्यकारों को पुरस्कृत जो किया गया है उसमें अलग अलग सीरीज में है, जैसे मौलिक लेखन के क्षेत्र में, जैसे यहां पर है मौलिक लेखन के क्षेत्र में मिला हुआ है 3 लोगों को, मौलिक लेखन पुस्तक ये 3 लोग हैं। और पत्र पत्रिका लेखन के क्षेत्र में केवल 1 लोग को दिया है। और फिर जो 3 1 4 लोग हो गए, और जो 6 लोग हैं उनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से। तो कौन कौन है वो नाम है, अभी तक ये दूसरी बार है तो थोड़ा डिटेल हमें चाहिए। प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह भट्टरोही सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। देवकी नंदन भट्ट जी मयंक के नाम से प्रसिद्ध हैं, गुमानी पंत पुरस्कार मिला है इनको। गिरीश सुंदरियाल भजन सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री डॉक्टर सुरेश ममगाई जी गोविंद चातक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम साहिल अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार, और KA खान उर्फ नदीम बर्नी प्रोफेसर उन्नाव चिश्ती पुरस्कार से। और जो 3 और नाम है मौलिक लेखन के क्षेत्र में जिन्हें दिया गया है वो है प्रोफेसर शैले महादेवी वर्मा पुरस्कार, डॉक्टर सुशील उपाध्याय शैलेश मटियानी पुरस्कार, और डॉक्टर ललित मोहन पंत जी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार। ये 3 मौलिक लेखन के क्षेत्र में। और एकमात्र नाम है साहित्य पत्र पत्रिका लेखन के क्षेत्र में गणेश खुगसाल जी, गणी के नाम से फेमस है, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। तो ये ध्यान रखिएगा 10 के 10 नाम, 6, 3 और 1 अलग अलग क्षेत्र में जो दिए गए हैं, किसको किस क्षेत्र में दिया गया, एक ये याद रखना, और किसको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छा, एक लिस्ट चूंकि 2022-23 में ही शुरू हुआ है, तो पिछली बार ये 2022-23 के लिए 9 साहित्यकारों को पुरस्कार किया गया था, पिछले वर्ष की बात हो रही है। और उसमें 9 की लिस्ट मेरे पास है, उसमें ऐसा नहीं था अलग अलग सीरीज में 3, तो 9 के 9 नाम इस टाइप से है। फटाफट से पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको अब तक के जितने भी हैं डिटेल नाम पता चल जाए। शैलेश मटियानी अमृता पांडे को, हल्द्वानी की थी अमृता पांडे जी, और चंद्र कुमार बर्तवाल संतोष कुमार, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार प्रकाशन तिवारी, भैरव दत्त धूलिया दामोदर जोशी, गुमानी पंत राजेश बोरा त्रिभुवनगिरी, भजन सिंह नरेंद्र कठैत, गोविंद चातक महावीर रवाल्टा, और प्रोफेसर उमनान चिश्ती पुरस्कार राजेंद्र आनंद असीर, और
अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार गुरदीप, ये थे 2022-23 के। इस बार आपको वो 10 नाम याद रखने मेनली। ये तो चूंकि आपके पास अगर पूरा आंकड़ा नहीं है, डिटेल नहीं है, तो आपका कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल ही जाना है आज नहीं तो कल। तो मतलब ये पूरा आपके पास डिटेल रहेगा। 2009 साहित्यकार जो 2022-23 के थे, अब 23-24 के जो 10 साहित्यकार हैं उनका पूरा लिस्ट आपके पास है। और इस बार 3 फॉर्म में जो दिए गए उसकी भी लिस्ट है। चलिए आगे बढ़ता हूं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, उत्तराखंड फरवरी 2024 का। तो चौथा क्वेश्चन भी फिर से है, वर्ष 2023 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीधा आंकड़ा है 17 लोगों को। और उसमें जो 17 टीचर्स हैं उनके लिए 11 ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी एजुकेशन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है, और 5 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें माध्यमिक स्तर पर अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला हुआ है। तो 5 एक 6 यानी 16, और एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो टोटल हो गए 17। तो यानी 11 और 5 और 1, तो ये 17 लोग हैं 2023। इससे पहले वर्ष 2022 में भी 17 लोगों को ही दिया गया था, सबसे बड़ी बात। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, 2017 में भी 22 और 2022 में भी 17 लोगों को और 2023 में भी 17 लोगों को। चलिए, अच्छा, शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 2009 में। शैलेश मटियानी उत्तराखंड के आंचलिक लेखक हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले, और बहुत सारी उनकी रचनाओं के लिए उन्हें याद किया जाता है। इसे उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? फिर से पहली महिला न्यायाधीश पढ़ा था इससे पहले हमने, अब पहली महिला मुख्य सचिव की बात आ रही है। उत्तराखंड में महिलाओं के बढ़ते कदम और उच्चतम पदों पर महिलाओं की नियुक्ति होना, उत्तराखंड सशक्तिकरण की ओर जा रहा है स्वाभाविक, और इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं उत्तराखंड में। चलिए, श्रीमती राधा रतूड़ी जी, इन्हें उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1988 बैच की IAS अधिकारी है वो, और 18वीं मुख्य सचिव हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 18वीं मुख्य सचिव। कौन से नंबर की? 18th। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। इससे पहले जो 17वें मुख्य सचिव थे उत्तराखंड के, वो हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू, केंद्र में नियुक्ति हो चुकी है अब इनकी, और ये सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए श्रीमती राधा रतूड़ी जी को ये पद दिया गया है। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव पूछता है तो अजय विक्रम सिंह जी। तो अजय विक्रम सिंह पहले मुख्य सचिव, इससे पहले 17वें मुख्य सचिव तो सुखविंदर सिंह संधू, और वर्तमान मुख्य सचिव पहली महिला मुख्य सचिव तो रतूड़ी जी, और 18वीं मुख्य सचिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, उत्तराखंड के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया का संबंध किस जिले से है? भूगर्भ वैज्ञानिक बहादुर सिंह कोटलिया जी के बारे में हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते थे, और उनके अहम योगदान के भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अभी वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उनकी असामयिक मृत्यु हुई है, इस वजह से। तो क्या है उनका रिलेशन, कहाँ से हैं, थोड़ा डिटेल उनके बारे में चाहिए हमें। मूल निवास कहाँ के थे? तो कोटली गांव, ओखलकांडा, नैनीताल के रहने वाले थे। योगदान क्या है उनका? सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन जियोलॉजी विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय में UGC शोध वैज्ञानिक के तौर पर रह चुके हैं, और जलवायु विज्ञान और क्लाइमेट चेंज के प्रमुख शोधकर्ता रहे हैं वो भारत की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा योगदान है तो लाखूड्यार चमोली में, पाताल भुवनेश्वर सहित अनेक झीलों की खोज की है उन्होंने, और शोध तथा उनकी उम्र का पता लगाने का श्रेय जाता है उनको। और चमोली की 34,000 वर्ष पुरानी देवर झील तथा देवरिया ताल, उखीमठ के रहस्यों की खोज करने का श्रेय जाता है। तो बहुत बड़ा योगदान उनका। पुरस्कार और सम्मान जो उन्हें अब तक मिले हैं वो है 1988 में जर्मनी द्वारा भू विज्ञान हेतु हम्बोल्ट फेलोसिया अवार्ड दिया गया था उनको, और राष्ट्रीय भू विज्ञान अवार्ड 2018 इसी नाम से ही। मृत्यु 14 फरवरी 2023 को इस बार उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए ये नाम सुर्खियों में था।
चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया मैं। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए गए पंकज कविदयाल का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? सेना से जुड़े हैं पंकज कविदयाल, नैनीताल हल्द्वानी के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए गए वर्तमान में, इसलिए सुर्खियों में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर कविता भट्ट, गार्गी नाम से फेमस है डॉक्टर कविता भट्ट, नेशनल योगिनी अवार्ड 2024। क्वेश्चन नंबर 9, हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल रहा है। हैदराबाद में हुआ है इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024, इसमें सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी, तो ये है घोड़ा लाइब्रेरी, इसके संस्थापक हैं शुभम बधानी जी। तो अब तक काफ़ी सुर्खियों में आ चुके हैं शुभम बधानी अपनी विशेष प्रकार की लाइब्रेरी के लिए, और बहुत ही इनोवेटिव सराहनीय कदम उनके द्वारा जो उठाया गया है, तो इसके लिए इस बारे में सम्मानित किया गया। चलिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है वो। 4 से 11 फरवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक उत्तराखंड लाया है और उसमें 4 स्वर्ण हैं। चलिए, भारत का भी क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था ये आयोजन? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो ये टॉन्स ब्रिज स्कूल देहरादून में, यहां पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 8 से 9 फरवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी यानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है जो। तो ये है उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड हेतु कितना रेल बजट का प्रावधान है? तो 5120 करोड़ रुपए का रेल बजट उत्तराखंड के लिए दिया गया है, जो पिछली बार यानी 2022-23 के बजट से 116 करोड़ रुपए अधिक है। तो पिछली बार से 116 करोड़ रुपए अधिक मिला है हमें रेल बजट के लिए। तो उत्तराखंड में रेलों के विकास या रेलों का कायाकल्प करने के लिए और सराहनीय कदम, और फिर जुलाई में जो परमानेंट बजट आएगा वहां पर और कुछ संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है? तो 2686 करोड़ रुपए चंपावत, कोटद्वार, किच्छा और विकास नगर के विकास के लिए ये ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक खर्च करेगा उत्तराखंड में। किसके लिए? सीवरेज और पेयजल लाइन के लिए। खासकर जो शहर इसमें कवर हो रहे हैं वो चंपावत, कोटद्वार, किच्छा और विकास नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किन 2 शहरों के मध्य हवाई सेवा शुरू की गई है? ये वर्तमान में काफी सुर्खियों में चल रहे हवाई सेवा उत्तराखंड में। तो 30 जनवरी की बात जहां तक है, तो पहले देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच शुरू की गई थी। अब तो फिर उसके बाद तो हमारे वहाँ हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से मुंशियारी, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए भी हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। उड़ान योजना का जो कार्यक्रम भारत में चलाया जा रहा है अब अपने चरम पर चल रहा है। धीरे धीरे उम्मीद है कि उत्तराखंड का हर छोटा मोटा शहर इससे जुड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच हेतु गठित 8 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सिलक्यारा सुरंग मामला काफी सुर्खियों में था और 12 नवंबर 2023 को, तो इसकी जांच हेतु गठित 8 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर शांतनु सरकार। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। डॉक्टर शांतनु सरकार भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन संस्थान के निदेशक हैं, और ये इसलिए मामला सुर्खियों में आ रखा है अभी क्योंकि इस जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई है 20 फरवरी 2024 को, इसलिए। तो 20 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है कि इस जांच समिति ने यानी डॉक्टर शांतनु सरकार जांच समिति ने 8 सदस्यीय समिति ने सिलक्यारा सुरंग हादसे के मामले में अपनी रिपोर्ट दी गई। अब केंद्र की एक और रिपोर्ट का इंतजार है, जब तक वो रिपोर्ट आएगी फिर और डिटेल होगा इसका कि क्या कारण थे इसके, वो सब निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है नेक्स्ट, उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अनिल बलूनी जी के स्थान पर श्री महेंद्र भट्ट जी
निर्विरोध यहाँ से राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनरल प्रश्न होगा, लेकिन क्योंकि 3 सदस्य राज्यसभा से जाते हैं उत्तराखंड से, तो उसमें एक नाम अब नया जुड़ गया है, श्री महेंद्र भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया है? कब? तो 20 फरवरी 2024 को। तो यह है देवप्रयाग श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया उन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग, केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय का परिसर का लोकार्पण उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? तो अपने आप में इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है जो वो है 23 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य के तीसरे डॉपलर रडार का उद्घाटन किया गया है? तो लैंसडाउन में, पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड का तीसरा डॉपलर रडार एक्टिवेट हो चुका है और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकार्पण हो चुका है। और इससे पहले 2 डॉपलर रडार, प्रथम डॉपलर रडार मुक्तेश्वर नैनीताल में था और दूसरा डॉपलर रडार लगाया गया था सुरकंडा टेहरी गढ़वाल में, सुरकंडा की पहाड़ी में। तो मुक्तेश्वर, सुरकंडा और लैंसडाउन, 3 डॉपलर रडार जो मौसम की सटीक जानकारी देने में कामयाब रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। 3 से 11 मार्च 2024 को मोंटेनेग्रो में होने वाले यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रजेश टम्टा का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से? इंपोर्टेंट प्रश्न है खेल के क्षेत्र में। तो ब्रजेश टम्टा एक नया नाम उभरा हुआ है, तो ये है पिथौरागढ़ के। ये करेंगे यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग 48 किलोग्राम भार वर्ग में आने वाले 3 से 11 मार्च 2024 को, जो कि यूरोप के मोंटेनेग्रो में आयोजित होने जा रहा है। वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का। और इससे पहले वो 2023 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं उत्तराखंड को भी और भारत को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान में गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है? तो ये है मेनका गुंजियाल, पिथौरागढ़ की रहने वाली। तो खेल के संबंध में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न मिले हमें। मेनका गुंजियाल जो कि पर्वतारोही है और उन्हें गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है कश्मीर के गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया में। और ब्रजेश टम्टा का संबंध जो कि मार्च में मोंटेनेग्रो में होने वाले यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग में भाग लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 फरवरी 2024 को श्री मोदी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय और शाखा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो सेलाकुई, देहरादून में। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है 25 फरवरी का। तो सेलाकुई, देहरादून में किया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिख रहा है, फिर से एक डेट है 23 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने हेतु कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो मेरी योजना नाम से उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें उत्तराखंड की संपूर्ण योजनाएं अब तक की रहेंगी, उनका डिटेल रहेगा, उसके क्या क्या प्रावधान है, कैसे उनसे फायदा उठाया जा सकता है, ये सब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 फरवरी 2009 को स्थापित उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण के स्थान पर कहां बनाने की घोषणा कर दी गई है? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं उत्तराखंड भाषा संस्थान गैरसैंण, लेकिन अब कहां बनाने की घोषणा हुई है? तो देहरादून के सहस्त्रधारा रोड रायपुर में बनाने की घोषणा हो चुकी है, इसकी अभी हुई है 24 फरवरी 2024 को, ध्यान रखिएगा। और ये उत्तराखंड भाषा संस्थान बना कब था? ये डेट है 24 फरवरी 2009 को ही बना था ये, और फिलहाल 2024 में इसको देहरादून शिफ्ट करने की घोषणा कर दी गई है। चलिए जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, 3 फरवरी 2024 में उत्तराखंड के किस संस्थान पर दिशा ध्यानी व वारी सम्मेलन आयोजित किया गया था? आजकल उत्तराखंड में संस्कृति को महत्व प्रदान करने के लिए बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। तो पौड़ी गढ़वाल में हुआ है आयोजन, और यहाँ पर राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण कर रांसी स्टेडियम, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है उत्तराखंड का, दूसरा कहते हैं वैसे इसे भारत का, उसका लोकार्पण भी किया है। मतलब उसका जो रांसी स्टेडियम है पौड़ी में, उसका नाम अब राइफलमैन जसवंत सिंह के नाम से रख दिया गया है और उसका लोकार्पण भी किया है इसी के साथ। और वहीं पर एक जो सम्मेलन हुआ है वो दिशा ध्यानी व वारी सम्मेलन। ठीक है,
अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। उत्तराखंड में दूध, दही और पुदीना जो यहाँ के अपने उत्पाद हैं, जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो हिमालय बास्केट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी इसको अब अपने स्तर पर शुरू कर दिया है। इससे पहले उत्तराखंड के 2 युवाओं ने इसकी शुरुआत की थी, तो अब ये महत्वपूर्ण योजना बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 27 में हम यूसीसी जो वर्तमान में सबसे ज्यादा सुर्खियों में, जिसकी वजह से उत्तराखंड, तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? अगर राज्य पूछे तो गोवा होगा, लेकिन आजादी से पहले ही वहां पर लागू हो चुका था सब। तो लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर कहे यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य तो उत्तराखंड। मतलब आज की तर्ज पर वर्तमान आधुनिक तरीके से यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। लेकिन इससे पहले गोवा है, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा पर लागू कर दिया था पहले ही। तो समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी। लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड के संदर्भ में यूसीसी है, उसके क्या खास प्रावधान है वो आपके सामने रख देता हूं। एक ऐसा कानून है, कानून की संहिता कोड, जो देश के सभी नागरिकों को उनके धर्म, लिंग, जाति, समुदाय की परवाह किए बिना समान रूप से लागू किया जा सके। मतलब ये एक ऐसा कानून है। यूसीसी का उद्देश्य क्या रहेगा? एक देश एक विधान, मतलब एक राज्य एक कानून बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रथम राज्य है। तो बहुत अच्छा है उत्तराखंड इस संदर्भ में सुर्खियों में आया है। तो उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी का गठन 27 मई 2022 को हुआ था। तो 2022 को ही यूसीसी कमेटी बना दी गई और कमेटी में रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 2 फरवरी 2024 को इसने रिपोर्ट सौंपी और सदन में विधेयक पेश किया गया 6 फरवरी 2024 को। ये बन गया कानून। तो इसकी डेट्स जो खास विशेष थी। अच्छा, यूसीसी का अधिकार क्षेत्र क्या रहेगा? तो एक प्रश्न यहाँ से कि इसका अधिकार क्षेत्र यह है, किन पर लागू होगा, कब तक रहेगा, क्या? राज्य के प्रत्येक स्थायी निवासी, राज्य या केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी, राज्य में संचालित सरकारी योजना के लाभार्थी जो राज्य की योजनाओं का लाभ उठा रहा है, और राज्य में न्यूनतम 1 साल तक रहने वाले लोगों पर लागू रहेगा। मतलब यूसीसी किन पर लागू रहेगा वो ध्यान रखना। अगर राज्य में रहते हुए 1 साल भी हो गया तो भी लागू होगा, राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है तो भी लागू होगा। स्थायी निवासी तो ठीक ही हो गया। राज्य का केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों पर भी होगा, उस राज्य का निवासी होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मचारी भी हो तो भी लागू होगा। ठीक है, तो इसका प्रावधान, मतलब इसका क्राइटेरिया, अधिकार क्षेत्र कितना था। अच्छा, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की खास विशेषताएं क्या थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट में है, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखता हूं और थोड़ा सा डिटेल भी हो सकती है यहाँ पर। जैसे पहला था कि विवाह की उम्र सीमा निर्धारित कर दी गई है, सबसे अच्छा ये है। उसमें 21 वर्ष लड़के के लिए और 18 वर्ष लड़की के लिए है, और आज से पहले भी विवाह अधिनियम आ रहे हैं, यहीं पर नहीं हो रहा ये सब। मतलब ये कोई नया नहीं है अपने आप में, बस ये था कि एक नया प्रयास है बस। विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, इससे पहले ब्रह्म विवाह अधिनियम आया था, आपको नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का याद होगा, जिसमें विवाह की उम्र सीमा लड़की की 14 साल थी और लड़का 16 साल कर दिया गया। और बाद में केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह 12 वर्ष में कर दिया था, तो इस पर काफी फूट पड़ गई थी। सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, यहां पर लड़की की उम्र 12 साल और लड़का 16 साल कर दिया गया था फिर। और शारदा एक्ट फिर काफी सुर्खियों में रहा भारत में, तो 1929-30 का शारदा एक्ट, विवाह की उम्र सीमा लड़की के लिए 14 साल और लड़के के लिए 18 साल कर दी गई। और मोरारजी देसाई का संशोधन 1978, पहली गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा विवाह की उम्र सीमा 18 और लड़का 21, ऐसा कुछ कर दिया गया था। अच्छा, ये तो भारत इतिहास में क्या क्या रहा और अभी क्या किया गया है, दो था। दूसरा पॉइंट और क्या खास है उत्तराखंड यूसीसी की, तो इसमें तलाक से संबंधित क्या है कि पति पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान होंगे। मतलब पत्नी के लिए जो नियम होंगे वही पति के लिए भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, खासकर मुस्लिम समाज में ऐसा मुश्किल से हो पाता है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को तलाक संबंधी अधिकार 1939 में ही देने की बात कह दी गई थी वैसे देखा जाए तो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो केस था मेरे हिसाब से, वो था साहबानो केस 1978 का। थोड़ा सा इसका डिटेल है। 3 तलाक के दौरान गुजारा भत्ता मेंटेनेंस से संबंधित मामला था ये, कि साहबानों ने सीआरपीसी 125 के तहत इंदौर की एक अदालत में अपील की थी कि इंदौर की अदालत ने साहबानों के पति मोहम्मद अहमद खान को 25 रुपये गुजारा भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन पुनः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साहबानों को भरण पोषण हेतु 179 रुपये देने का आदेश दिया था। मतलब कहीं न कहीं उनकी बात को सुना था, क्योंकि उनको तलाक दे दिया गया था और दूसरी महिला से विवाह कर दिया गया था, तो यहाँ पर उनको अंततः गुजारा भत्ता देने की बात कही गई थी।
वैसे इस्लाम के जो नियम हैं उसमें ये सब संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर पहली बार सुर्खियों में आया था। और जो मामले सुर्खियों में आए थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1950 का, वाईवी चंद्रचूड़ की अदालत ने मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया था कि वह साहबानों को भरण पोषण हेतु 179.20 रुपये दिया करेंगे, और इसी संदर्भ में कॉमन सिविल कोड की बात कही थी। मतलब पहली बार उन्होंने कॉमन सिविल कोड का प्रस्ताव भी रखा था वाईवी चंद्रचूड़ जी ने। तो कहीं ना कहीं ये मामला काफी सुर्खियों में आया था। तीसरा जो उत्तराखंड से संबंधित था, विवाह पंजीकरण। मतलब इस स्टेटमेंट को लिखने का मतलब ये था कि मुस्लिम समाज में कहीं ये ना हो कि वहां तलाक के नियम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है या जो उनके नियमावली में है वही लागू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि कई बार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी इस बात को रखा है, कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है। तो विवाह पंजीकरण, शादी के 6 माह के अंदर अनिवार्य रूप से सब रजिस्ट्रार के पास विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा 25,000 का जुर्माना होगा। ये हम सभी के लिए भी है, और जो भी विवाह 2010 के बाद जिनका विवाह हुआ है उनको अपना विवाह पंजीकरण कराना ही होगा, और अन्यथा जुर्माना देना होगा। ये है। अब ये सब ऑनलाइन प्रोसेस भी शुरू होने वाली है, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्या वसीयतनामा से संबंधित है। राज्य में निवास करने वाले सभी समुदायों के लिए वसीयत के अलग अलग नियम समाप्त हुए अब, और कानून समान तथा कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति की वसीयत कर सकता है पहले ही। अब अलग अलग नियमावली समाप्त हुई। लिव इन रिलेशन को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है ये यूसीसी। लिव इन रिलेशन हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, एक तो। दूसरा, विवाहित पुरुष अथवा महिला लिव इन रिलेशन में नहीं रह पाएंगे। लिव इन रिलेशन में वही रह पाएंगे जो विवाहित नहीं है, विवाहित हैं तो नहीं रह पाएंगे। लिव इन रिलेशन में रहने की पूर्ण घोषणा करनी पड़ेगी, मतलब गुप्त रूप से नहीं चलेगा। लिव इन रिलेशन के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले बच्चों को संपूर्ण अधिकार होगा, माँ बाप का नाम का अधिकार रहेगा उनको। चलिए, और इंपॉर्टेंट था, अच्छा उत्तराधिकार को लेकर क्या चल रहा था। उत्तराधिकार में लड़कियों और लड़कों को बराबर का अधिकार होगा प्रदान किया गया, और संपत्ति को संपदा के रूप में परिभाषित करते हुए सभी तरह के चल अचल पैतृक संपत्ति को शामिल किया गया है। तो यानी महिला और पुरुष के अधिकार अब संपत्ति में बराबर हो गए। ये इंटरेस्टिंग था इसमें। और इससे पहले जो हमारा इतिहास रहा है थोड़ा इससे संबंधित, जैसे महिला संपत्ति अधिकार, वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या रहा है। तो रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 1928 कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहता है। और मुस्लिम पर्सनल या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में संपूर्ण अधिकार शरीयत के अनुसार होंगे, ये तय कह दिया गया था। लेकिन फिर हिंदू कानून आया जो कॉमन सिविल कोड या हिंदू कोड बिल जिसे हम कहते हैं, उसने क्या कहा, इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ इसमें। 1941 में 4 सदस्यीय BN राव कमेटी का गठन किया, हिंदू लॉ कमेटी कहते हैं जिसको। बाद में हिंदू लॉ कमेटी की द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसने फरवरी 1947 में संविधान सभा में प्रस्तुत किया, और इसकी समीक्षा हेतु एक और गठित कमेटी के सदस्य अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बलदेव सिंह इन थे। इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था वहां पर कि हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार हो, विवाह मोनोगोमी का विकल्प हो, एक विवाह हो, बहुविवाह न हो, संयुक्त परिवार की संपत्ति का अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त हो। लेकिन इस चीज का किन्होंने विरोध किया, बस ये ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके खास समर्थक रहे। लेकिन सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, JB कृपलानी, इन सब परिणाम स्वरूप 1949 में BR अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दिए। लोग सख्त विरोध कर रहे थे इसका। ये लोग चाहते थे कि हमारी जो सनातनी परंपरा में जो नियम है वही लागू होने चाहिए, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा आधुनिक रूप दिया जा रहा है इसको, इसलिए यहाँ पर विरोध हुआ। तो BR अंबेडकर ने त्याग पत्र दे दिया कानून के पास। और इसी का परिणाम फायदा ये हुआ कि आगे आने वाली सरकारों में जब भारत आजाद हो गया तो नेहरू सरकार के द्वारा या उसके समय में हिंदू विवाह अधिनियम आ गया 1955 का, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया 1956 का, हिंदू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम 1956 आ गया, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 आ गया। तो मतलब ये उसी की देन है कहीं ना कहीं। अच्छा, उसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कुछ प्रावधान, जैसे केवल एक विवाह प्रथा प्रचलित रहेगी, ये पहले से भी था। और बाइगेमी, बहुविवाह करने पर धारा 17 के तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है, IPC 494 के तहत। और तथ्य छिपाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। तलाक का अधिकार मान्य होगा। मतलब ये सब बातें पहले भी कह रखी, आज ही नहीं, बल्कि इनको एक मुश्त सारे कानून को मिलाकर लागू कर देना बहुत बड़ी चुनौती थी आज के लिए। और
वाद, जैसे सरला मुद्गलवाद 1995 का केस रहा था। हिंदूपति अर्थात जितेंद्र माथुर ने धर्म का त्याग कर मुस्लिम महिला से सुनीता नरूला फातिमा से विवाह कर लिया था, अतः मीना माथुर से कल्याणी नामक संगठन के माध्यम से याचिका दायर की थी। तो वहां पर ये मामला काफी सुर्खियों में आया था, जब धारा 494 जो चल रही थी, इसका उल्लंघन माना गया। इसे आईपीसी एक्ट 1880 की धारा 494 का उल्लंघन माना गया। तो उल्लंघन था, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिंदू ससेक्शन एक्ट 1955 में क्या था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार और संपत्ति बेचने का अधिकार मिल गया। शादीशुदा महिलाओं को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा, ये कह दिया गया था, लेकिन संपत्ति का अधिकार महिलाओं को तो मिल ही गया था। मतलब ये संपत्ति का अधिकार पहले भी मिला हुआ है, ऐसा नहीं था। भाई को बहन की संपत्ति खरीदने का अधिकार प्राप्त रहेगा, ये बात कही गई है। और जबकि शरीयत में बड़ी मुश्किलें थी इस चीज़ को लेकर। सायरा बानो केस 2015 काफ़ी सुर्खियों में रहा इन्हीं चीज़ों को लेकर। सायरा बानो ने अपने पति द्वारा स्पीड पोस्ट के भेजे गए 3 तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगामी को असंवैधानिक घोषित करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी। तो ये बहुत सुर्खियों में रहा 2015 में ये मामला। अब इससे परिणाम क्या हुआ कि 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 2017 में 3-2 के बहुमत से 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। आप भी जानते हैं, बहुत सुर्खियों में है मामला पूरे देश में, और इसी की वजह से 3 तलाक को समाप्त कर दिया। तलाक के विद्दत 3 तलाक जिसे हम मानते हैं, उसको समाप्त किया गया। 2019 में 3 तलाक को संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया और 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया। तो हिंदू उत्तराधिकार सुधार अधिनियम 2005 में भी भाई के बराबर बहन को संपत्ति में समान अधिकार दिया जाएगा, ये बात कही गई है। तो कुल मिला के ये था आज का विशेष टॉपिक, जिसमें यूसीसी कॉमन सिविल कोड एक बड़ा टॉपिक था, अपने आप बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैंने एक वीडियो के माध्यम से पूरा 1.5 घंटे तक समझा रखा है अच्छी तरह से, तो जिसको बहुत डिटेल से वहीं पर मिलेगा ये। लेकिन उत्तराखंड में इसके लिए खास क्या किया गया उसको समझने की कोशिश कर रहे थे हम, और उत्तराखंड में इसके लिए कब बिल लाया गया था। तो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर देखने को मिले होंगे आपको, एक यूसीसी था और एक शुरुआत का टॉपिक था उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का एक सही क्रम, और उसके अलावा फरवरी 2024 के लगभग संपूर्ण सवाल आपके सामने रखने की कोशिश हुई थी। पुनः मिलूंगा 1 या 2 दिन के अंतर्गत बजट लेकर, उत्तराखंड का नया बजट। उम्मीद भी करता हूं कि उत्तराखंड के नए बजट में आज बहुत कुछ नया होगा। और इसके अलावा एक और वीडियो होगा हमारा इंडियन करंट अपडेट्स 2024 फरवरी का। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।